हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं अपने लिए 2024 में। क्योंकि आपने एक स्लोगन तो सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये डिपेंड करता है। बिकॉज बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए और एक अच्छा खासा रिटर्न बना के नहीं दे पाए अपने निवेशकों को। तो ऐसे में आज हम समझेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, म्यूचुअल फंड भी दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं और दूसरे पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसे एक्टिवली मैनेज किया जाता है, और पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है, यानी कि इंडेक्स फंड जिसे कहते हैं। यानी कि उसमें पैसा हम डाल देते हैं और वो इंडेक्स के हिसाब से काम करते हैं, और उसमें जैसे टॉप 50 कंपनी का जो इंडेक्स होता है उसमें हम पैसा लगा देते हैं। जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है उसमें पैसा लग जाता है और उसको कोई भी एक्टिवली मैनेज नहीं करता। तो ये इंडेक्स फंड होते हैं। तो आज हम बातेंगे कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और टाइम हॉरिजन, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने का नज़रिया जो हमने बनाया है म्यूचुअल फंड में, उसमें नज़रिया हमारा शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है। अगर हम एक लंबे खिलाड़ी हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश कर रहे हैं तो हमें स्मॉल कैप में भी अगर निवेश करते हैं या मिड कैप में भी निवेश करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, अगर हमारा नज़रिया शॉर्ट टर्म का है और शॉर्ट टर्म में हमें पैसे की अचानक ज़रूरत पड़ती है, ऐसे चीज़ों में निवेश करना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी हो और हम शॉर्ट टर्म में निकाल पाएँ वैसा। क्योंकि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अगर लंबा होगा तो अगर हम स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड में भी निवेश करेंगे तो ऊपर नीचे अगर फ्लक्चुएशन होगी तो स्टेबलाइज हो जाएगी और ऑन ए लॉन्गर वर्जन टाइम हमें अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। तो जब भी हम निवेश करें म्यूचुअल फंड में हमेशा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि हमारा उसको लंबी समय तक जितना हम खींच पाएँ उतना ही बेहतर होगा हमारे लिए। कि टाइम हॉरिजन हमारा बेहतर तभी बनेगा और उसमें अच्छा खासा रिटर्न तभी बनेगा जब हमें उसे कम से कम किसी म्यूचुअल फंड को 5 साल से ऊपर तक उसे रिमेन कर पाते हैं, उसे निवेश करे रहते हैं, या 10 साल 15 साल तक हम उसमें निवेशित रहते हैं, तभी एक अच्छा खासा कॉर्पस हम क्रिएट कर पाएंगे। दूसरी बात है रिस्क टॉलरेंस, यानी कि बहुत से म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही ज़्यादा होता है। तो हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग है, यानी कि कोई रिस्क ज़्यादा ले सकता है, कोई रिस्क कम ले सकता है, कोई और कम ले सकता है। तो उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड भी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेब्ट म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में टोटल पैसा इक्विटी में लग जाता है। डेब्ट में जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सेफ बॉन्ड्स होते हैं, उसमें पैसा लगता है। हाइब्रिड बॉन्ड में सब चीज़ में मिक्सअप लगता है, यानी कि इक्विटी में भी लगता है, डेब्ट में भी लगता है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। अगर आप ज़्यादा रिस्की प्लेयर हैं तो आप इक्विटी के साथ जा सकते हैं। तो इक्विटी में भी 3 तरीके होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और मल्टी कैप भी होता है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्की तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। डेब्ट फंड उन्हें चाहिए होता है जो अभी जिन्हें अचानक में पैसा चाहिए तो उन्हें डेब्ट फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर वो निवेश नहीं कर पाते तो शॉर्ट टर्म में उन्हें पैसा चाहिए तो डेब्ट फंड उनके लिए बेहतर होगा। और हाइब्रिड फंड भी वैसे एक मॉडल होता है जिसमें इक्विटी में भी डेब्ट में भी सब में पैसा लगता है। तो ये होते हैं हाइब्रिड फंड। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड, यानी कि बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें एक्सपेंस रेशो के नाम पे 1.5% 2% तक काट लिया जाता है, और एग्जिट लोड भी बहुत सी ऐसी होती है जिसमें हम समय से पहले यानी 1 साल से पहले अगर हम एग्जिट करते हैं तो 1 से 1.5% तक फीस काटी जाती है। तो जब भी हम निवेश करें म्यूचुअल फंड में तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि इसके एक्सपेंस रेशो क्या है, यानी कि अगर हम उस पैसे को निवेश कर रहे हैं तो उस पैसे को मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंस रेशो ली जाती है 1%, 1.5%, 2%, तो वो कितनी ज़्यादा है। और उसके अलावा एग्जिट लोड भी एक चीज़ होती है जिसमें अगर हम समय से पहले, यानी कि 1 साल का, कई बार होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड में 1 साल का टाइम जोन होता है कि 1 साल के पहले हम निकाल लेते हैं तो उसमें 1% की एग्जिट लोड लगता है। तो हमेशा ये दोनों चीज़ को हमें देखना चाहिए, एक्सपेंस रेशो एंड एग्जिट लोड। पर ये ज़रूरी नहीं कि अगर एक्सपेंस रेशो अगर ज़्यादा है तो वो म्यूचुअल फंड बेकार है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो कम है पर उसका नेट
ओवरऑल रिटर्न जो है वो भी कम है, तो फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए कि एक्सपेंस रेशो किसी का 0.5% है और वो म्यूचुअल फंड आपको 10.5% रिटर्न बना के दे रहा है, तो 10.5% टोटल उसने रिटर्न बना के दिया, 0.5% उसका एक्सपेंस रेशो है, तो 10% उसका ओवरऑल रिटर्न हुआ। वहीं पे एक दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसमें एक्सपेंस रेशो उसका 1.5% है और उसका पर जो रिटर्न है साल का 16.5% है। तो 16.5 में से 1.5 घटाएंगे तो 15% बैठेगा, तो 15% नेट ओवरऑल रिटर्न जितना ज़्यादा है। तो हमेशा हमें नेट ओवरऑल रिटर्न के बारे में समझना है। अगर हम ये सारा नेट ओवरऑल रिटर्न में से ये जितने भी एक्सपेंस रेशो एग्जिट लोड हटा के कितना हमें बचता है, ये असली मेन खेल है। चौथी बात है, हमें हमेशा फंड मैनेजर के बारे में जानना चाहिए जो हमारे फंड को मैनेज करेगा, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ को जानना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट है और उसका मॉडल क्या है मैनेजमेंट का, यानी कि किस तरीके से वो इन्वेस्ट करता है, हमारे पैसे को कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। बात एक ऐसी है कि 2003 में डिविस लैब का IPO आया था। उस समय रिलायंस म्यूचुअल फंड के एक फंड मैनेजर थे मधुसूदन केला। तो मधुसूदन केला को खबर लगी कि भाई डिविस लैब का IPO आया और डिविस लैब कंपनी काफ़ी अच्छी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल में रिसेशन भी है उस समय, तो वो उसमें निवेश करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि जो उसके फंड मैनेजर थे डिविस लैब के, वो किसी काम से लंदन जा रखे थे, तो वो चीज़ इनको पता चल गई मधुसूदन केला को। तो उन्होंने भी लंदन की टिकट कराई बिजनेस क्लास में और वहाँ जाके उनकी बगल वाली सीट पे उनको कैसे न कैसे करके उनको सीट मिल गई और उसके जो फाउंडर थे डिविस लैब के, उनसे उन्होंने सारी खबरें निकाल ली कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का लॉन्ग टर्म में विजन क्या है और यहाँ से क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। तो सारी चीज़ें जान के वहाँ पे गए, लंदन गए और लंदन से वो वापस भी आ गए। और जब वो वहाँ से वापस आ गए, रिलायंस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर थे, तो उसके तुरंत आने के बाद उन्होंने डिविस लैब में 10% स्टेक खरीद लिया। जो मधुसूदन केला है उन्होंने 10% स्टेक खरीद लिया और 2003 से 2010 तक रिलायंस म्यूचुअल फंड ने लगभग 32% का CAGR रिटर्न कमाया। 32% का CAGR रिटर्न लगातार कमाना 5-10 साल कोई आसान खेल नहीं है। 2003 से 2010 7 साल होते हैं, 7 साल तक लगातार 32% का CAGR रिटर्न देना कोई मामूली खेल नहीं है। तो ये हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारा जो पैसे को मैनेज कर रहा है उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, वो हमारे पैसे को बढ़ाने के लिए किस हद तक जा सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा, वो रिस्क लेके हमारे पैसे को स्मॉल कैप में लगा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना चाहिए कि उसका स्टाइल क्या है इन्वेस्ट करने का, किस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो हमारे को फंड मैनेजर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट 5वां ये है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कोई भी करियर है, वो कोई भी चीज़ें है, यहाँ पे अगर हमें कंसिस्टेंसी नहीं है रिटर्न में तो फ़ायदा नहीं है। अगर हम मान लीजिए किसी पिछले 3 साल के रिकॉर्ड देख के हम किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दें और फिर वो म्यूचुअल फंड उतना अच्छी तरीके से रिटर्न ना दे पाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसमें 5-10 साल का उसमें टाइम जोन पे देखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डोमेन पे उसने कितना % रिटर्न बना के दिया। क्योंकि हम जब क्रिकेट मैच भी देखते हैं तो हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, हम उसकी बेंचमार्क की बात करते हैं कि भाई रोहित शर्मा की बात करते हैं, विराट कोहली की, भाई इनका स्ट्राइक रेट क्या है, इनकी एवरेज क्या है, इन्होंने इसने 5-10 साल में लगातार खेला है, तो उस 5-10 साल में लगातार खेलने के पश्चात इनका किस एवरेज से रन मार रहे हैं, किस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हैं क्योंकि हमारे पास वो रिकॉर्ड होते हैं, हमारे पास उसको एनालिसिस कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर जब हम म्यूचुअल फंड को भी सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा म्यूचुअल फंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है, जो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देख के किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न ही मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बताए। आप ध्यान दीजिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके एक अच्छा खासा रिटर्न कमाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका मैं
100% आपको जवाब दूंगा ही दूंगा। थैंक यू वेरी मच।